तो ये आपको इंडियन ज्योग्राफी होगा। इंडियन ज्योग्राफी का आपको ये पार्ट अध्याय 11 के अंतर्गत, अध्याय आपको 10 के अंतर्गत, अध्याय 11 के अंतर्गत आपके आप उद्योग को पढ़ रहे, इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे। इसमें आपको पार्ट 21 होगा। इसमें हम आपको रेशम वस्त्र उद्योग, जिसको सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, उनको यहाँ पर देखिए। देखिए, रेशम उत्पादन में रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, विश्व के 18%। देखिए यहाँ पर क्या विश्व के, इसमें जो आपको कहा गया विश्व के 18, देखिए विश्व के 18% उत्पादन के साथ चीन का पहला स्थान है। मूंगा रेशम के, देखिए आप, मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार। इसका उत्पादन मुख्य रूप से असम तथा बिहार में होता है। शुरुआती चरण में आपको रेशम उद्योग एक घरेलू उद्योग था। रेशमी वस्त्र मुगलों का पसंदीदा वस्त्र था, जिसमें देखिए था रेशम वस्तुओं का निर्यात दक्षिण पश्चिम एशिया तथा यूरोप के देशों को किया जाता था। पहली रेशम मिल की स्थापना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हावड़ा में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग ने अधिक प्रगति की। वर्ष 2013-14 में भारत में रेशम का रिकॉर्ड उत्पादन 26,480 मिलियन टन हुआ। देखिए वितरण डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल रेशम वस्तुओं के अग्रणी उत्पादक राज्य है। रेशमी वस्तु उत्पादक केंद्रों को चित्र 11.7 में दर्शाया गया है। कर्नाटक में रेशमी वस्तुओं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कर्नाटक में रेशमी वस्तुओं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बंगलोर, बेलगाम, गोकाक, कोलार, मांड्या, मैसूर तथा तुमकुर मुख्य उत्पादन केंद्र है। चन्नापटना तथा मैसूर राज्य में रेशमी वस्त्रों का मुख्य उत्पादन केंद्र है। देखिए चन्नापटना तथा मैसूर राज्य में रेशमी वस्त्रों का मुख्य उत्पादन केंद्र। इन केंद्रों से रेशमी सूत्र आपको आरानी, फिर देखिए धर्मावरम, कांचीपुरम, कुंभकोणम, सूरत तथा वाराणसी भेजा जाता है। पश्चिम बंगाल में रेशमी वस्त्रों का मुख्य केंद्र आपको बासावा, बिशनपुर, चक, इस्लामपुर, कोलकाता तथा मधुघाट। मालदा जिला है। आंध्र प्रदेश में रेशमी वस्त्रों का मुख्य केंद्र आपको अनंतपुर, चित्तूर, करीमनगर, विशाखापट्टनम तथा वारंगल है। बिहार में आपको भागलपुर, झारखंड में आपको हजारीबाग तथा रांची, असम में बरपेट, ग्वालपारा, कामरूप, नरवारी तथा नौगांव रेशमी वस्त्रों के प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, नीलगिरी, सलेम तथा तिरुनेलवेली। मध्य प्रदेश में आपको बालाघाट, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ तथा सरगुजा रेशमी वस्त्रों के मुख्य केंद्र है। जम्मू एवं कश्मीर आपको अनंतनाग, बारामूला, डोडा, जम्मू रियासी, श्रीनगर तथा उधमपुर रेशमी वस्त्रों के प्रसिद्ध है। देखिए भारत रेशमी वस्तुओं का एक बड़ा निर्यातक है। रेशम उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत, रूस, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया जाता है। फिर देखिए आप वस्त्र उद्योग के विकास, यहाँ देखिए क्या वस्त्र उद्योग के विकास सरकारी सूत्रपात देखिए यहाँ पर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव फॉर टेक्सटाइल डेवलपमेंट। यहाँ देखिए सरकार ने वस्त्र हस्तकला मुख्यतः प्रौद्योगिकी के ढांचागत निर्माण, कौशल विकास सहित विविध नीतियों का सूत्रपात और कार्यक्रम लागू किया। पारा अब देखिए प्रौद्योगिकी सुधार कोष योजना, ATUFS, ऊर्जा टैक्स इंडिया योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क हेतु योजना, समर्थ वस्त्र सेक्टर में सामर्थ्य निर्माण हेतु योजना। फिर रेशम संवर्ग एकीकृत रेशम विकास योजना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उन्नति योजना, NERITPS, राष्ट्रीय हस्तकला समूह विकास योजना, CHCDS, हैंडलूम बुनकरों के आउटरीच कार्यक्रम, हस्तकला सहयोग शिविर, ई धागा ऐप, बन्नूकर मित्र हेल्पलाइन, राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम NHTP है। बुनकर मुद्रा योजना है। हस्तकला संवर्धन सहायता योजना, लो एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। लो एवं इस्पात उद्योग देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हम देखिए भारत में लो एवं इस्पात उद्योग का इतिहास को 4000 वर्ष पुराना है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ काफ़ी पुराना 350 ईस्वी है। ये आधुनिक तरीके से देखिए लो एवं इस्पात उत्पादित करने का प्रारंभ 1830 में पोर्टो नोवा में चेन्नई के निकट किया गया।
परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा, क्योंकि प्रगलन काठ, कोयला, चारकोल की सहायता से किया जाता था। देखिए कच्चे लोहे, पिग आयरन का उत्पादन पहली 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स द्वारा किया गया था। लोहे एवं इस्पात, देखिए यहाँ पे क्या, लोहे एवं इस्पात उद्योग में वास्तविक प्रगति 1907 में हुई, जब जी.एन. टाटा ने साक्षी जमशेदपुर के प्राणा में एक प्रगलन फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको ISCO की स्थापना 1918 मणिपुर हीरापुर में की गई। विश्वेश्वरैया लो एवं इस्पात लिमिटेड VISL की स्थापना भद्रावती में 1923 में ईस्वी में की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में लो एवं इस्पात उद्योग ने काफ़ी प्रगति की। इस योजना के दौरान एकीकृत लो एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला में की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग द्वारा की गई। भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL की स्थापना जनवरी 1973 में की गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पारादीप, सलेम, विजयनगर तथा विशाखापट्टनम में नए लो एवं इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। वर्तमान में आपको भारत इस्पात का विश्व में चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात चौथा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। देखिए संयंत्रों का स्थान निर्धारण के कारक, देखिए आपको लोकेशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, लोकेशन फैक्टर्स। देखिए लो एवं इस्पात उद्योग के लो खनिज, मैंगनीज, चूना पत्थर, कुकिंग कोयल एवं अगिन सा मिट्टी, फायर क्ले आवश्यक है। देखिए इन संयंत्रों में बड़ी मात्रा में कोयला तथा लो खनिज खपत होती है। फलस्वरूप ये संयंत्र या तो कोयले की खानों या लो एक्स के भंडार के निकट लगाए जाते हैं। लो एवं इस्पात उत्पादन के आवश्यक कच्चे माल कोयला, लो एक्स, पानी, बॉक्साइट, डोलामाइट इत्यादि छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। लो एक्स के प्रगलन के लिए आवश्यक कच्चे माल के मामले में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु तो पश्चिम बंगाल धनी है। देखिए भारत में लो एवं इस्पात संयंत्र, देखिए आपको भारत में लो एवं इस्पात संयंत्र जिसको बोलते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। देखिए भारत में 14 मुख्य लो एवं इस्पात संयंत्र। देखिए निजी क्षेत्र का सबसे पुराना कारखाना जमशेदपुर टाटानगर में है, जबकि कलिंग नगर ओडिशा में भी निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना से भारत सरकार ने बहुत से लो एवं इस्पात के संयंत्र स्थापित किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी इस्पात संयंत्रों का परीक्षण भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL द्वारा किया जाता है। देखिए वर्ष 2013-14 में भारत का लो इस्पात का कुल उत्पादन 87.67 मिलियन टन था। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। फिर देखिए आपको टाटा लो एवं इस्पात कंपनी जमशेदपुर, देखिए टिस्को संयंत्र स्वर्ण रेखा एवं करकई नदी करकई रिवर के संगम पर कोलकाता से 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुई। इस संयंत्र 1908 में कच्चा लोहा बनाया था। 1911 में इस्पात बनाना प्रारंभ किया। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ परिवहन पर खर्च अत्यंत कम होता है। यहाँ लो एक्स, बादाम पहाड़, मयूरभंज ओडिशा था, नवामंडी सिंहभूम झारखंड में से कोकिंग कोल झरिया था, बोकारो से मैंगनीज क्यूज केंद्रझाड़ ओडिशा से, चूना पत्थर अगिनसा मिट्टी, फायर के सुंदरगढ़ जिला ओडिशा से तथा जल स्वर्णरेखा और करकई नदियों से प्राप्त होता है। आदिवासी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ सस्ते मजदूर उपलब्ध रहता है। इस संयंत्र के तैयार वस्तुओं को कोलकाता एवं हल्दिया बंगाल और निर्यात किया जाता है। इसको ISC इसको बर्नपुर, देखिए भारतीय एवं इस्पात कंपनी इसको की स्थापना 1918 में था। 1958 स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1952 में की गई। इन दोनों का विलय 1952 में हो गया था। विलय के बाद यह कंपनी इसको के नाम से जाने लगी। इसके तीन संयंत्र हैं। बर्नपुर आसनसोल से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और हीरापुर आसनसोल से लगभग 6 किलोमीटर दक्षिण में तथा कुल्टी आसनसोल से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में। 1972 सरकार ने इस इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। देखिए इन इस्पात संयंत्रों को लो एक्स कुआ से कोयला, झरिया की रामनगर खानों से मैंगनीज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा से अगिनसा मिट्टी, फायर क्ले सिंहभूम से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सस्ते दर पर बिजली दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC तथा पानी दामोदर नदी से प्राप्त किया। तो यहाँ सस्ते मजदूर आदिवासी क्षेत्र बिहार से मिलते हैं। इन संयंत्रों के तैयार उत्पाद कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है।
देखिए भद्रावती लो एवं इस्पात, देखिए भद्रावती लो एवं इस्पात संयंत्र VSL, देखिए VISL, देखिए यहाँ पर विश्वेश्वरैया, देखिए आपको विश्वेश्वरैया लोहा लोहा लो एवं इस्पात संयंत्र भद्रावती में स्थित है। यह पहले मैसूर लो एवं इस्पात लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी। इस संयंत्र का अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा 1962 में किया गया। देखिए इस संयंत्र का अयस्क बाबा बुदान पहाड़ी चिकमंगलूर जिला कर्नाटक से प्राप्त करता है। मैंगनीज जो देखिए मैंगनीज चूना पत्थर डोलोमाइट गिनसा मिट्टी फायर क्ले भी निकटवर्ती क्षेत्रों से उपलब्ध हो जाते हैं। जोग और श्रावती, देखिए जोग तथा श्रावती विद्युत परियोजना से इस संयंत्र को बिजली प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर क्या भिलाई लो एवं इस्पात संयंत्र जिसको हम IHSL कहते हैं। देखिए भिलाई लो एवं इस्पात संयंत्र HSL जिसको कहते हैं। देखिए इस संयंत्र देखिए आपके इस संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से वर्ष 1956 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। यह संयंत्र लो एक्स आपको ढल्ली रजारा खान से कोयला कोरबा छत्तीसगढ़ बोकारो झरिया झारखंड से मैंगनीज बालाघाट तथा भंडारा से चुना पत्थर नंदनी खान से जल तंदुआ नहर टेंडुआ कैनल से जलाशय तथा विद्युत कोरबा तापीय बिजली संयंत्र से प्राप्त करता है। चूंकि यह संयंत्र आपको छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में स्थित, इसलिए यहाँ सस्ती दर पर मजदूर उपलब्ध है। तैयार वस्तु को विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। अब क्या राउर के लो एवं इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL, देखिए यहाँ पर राउर के यहाँ पर क्या देखिए राउर का इस्पात संयंत्र उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना जर्मन कंपनी क्रूप एंड डिमोंग के सहयोग से 1956 में की गई। यह संयंत्र आपको लो एक्स मयूरभंज से कोयला बोकारो झरिया तलचर तथा कोरबा से मैंगनीज सुंदरगढ़ से पानी आपको संघ ब्राह्मणी की सहायक नदियों से तथा विद्युत हीराकुंड परियोजना से प्राप्त करता है। झारखंड तथा बिहार से निम्न वेतन पर मजदूर आसानी से उपलब्ध है। दुर्गापुर लो एवं इस्पात संयंत्र HSL, देखिए दुर्गापुर लो एवं इस्पात संयंत्र जिसको बोलते हैं दुर्गापुर लो एवं इस्पात संयंत्र का स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में की गई थी। ये देखिए इस संयंत्र उत्पादन 1962 से प्रारंभ हुआ था। 1962 में प्रारंभ हुआ था। दुर्गापुर साथ दामोदर नदी किनारे स्थित है। देखिए यह लो एक्स सिंहभूम झारखंड से कोयला रानीगंज से मैंगनीज बालाघाट मध्य प्रदेश तथा जल दामोदर नदी से प्राप्त करता है। देखिए यह निपिन इनगोट इस्पात का उत्पादन करता है। देखिए बोकारो भारत स्टील लिमिटेड, देखिए BSL, देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1964 में सोवियत संघ की सहायता से की गई। यह संयंत्र देखिए यह संयंत्र आपको लो एक्स क्योझोल जिले से कोयला झरिया बोकारो एवं करगाड़ी कोयला खानों से चूना पत्थर को डाल्टनगंज से डोलोमाइट बिलासपुर जिले से तथा पानी आपको तेनू डैम परियोजना से प्राप्त करता है। तेनू घाट परियोजना दामोदर नदी पर है। ठीक है। सलीम इस्पात संयंत्र, देखिए सलीम स्टील प्लांट, देखिए यहाँ पर क्या इस इस्पात संयंत्र की स्थापना 1982 में की गई थी। यह संयंत्र लो एक्स मैंगनीज डोलोमाइट तथा चूना पत्थर निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त करता है। इस संयंत्र के लिए कम वेतन पर मजदूर आसानी से उपलब्ध है तथा उत्पाद के लिए बड़े बाजार की सुविधा थी। अब विजयनगर इस्पात, देखिए विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर स्टील प्लांट, देखिए यहाँ पर यह संयंत्र देखिए यहाँ पर क्या देखिए अब यह इस्पात संयंत्र होजपोट, देखिए आपको होजपेट के निकट कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित। देखिए यह संयंत्र लो एक्स होस्पेट से कोयला कन्हन घाटी छत्तीसगढ़ तथा श्रृंगेरी आंध्र प्रदेश से तथा पानी तुंगभद्रा जलाशय से लगभग 35 किलोमीटर से तथा सस्ती दर पर विद्युत तुंगभद्रा परियोजना से प्राप्त करता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, देखिए अब इस संयंत्र का आधार 1970 में रखा गया था, परंतु उत्पादन 1992 में शुरू हुआ। इस संयंत्र की स्थापना राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा की गई। भारत का बड़ा संयंत्र जो तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह संयंत्र आपको लो एक्स बेलाडेरा छत्तीसगढ़ से कोयला बोकारो रानीगंज एवं झरिया से चूना पत्थर तथा डोलोमाइट बस्तर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तथा ओडिशा से प्राप्त करता है। देखिए दाई इस्पात संयंत्र, दाई स्टील प्लांट, देखिए यहाँ पर यह इस्पात संयंत्र आपको ओडिशा में प्रायद्वीप के निकट स्थित है। शुरुआत में इस संयंत्र को ब्रिटिश तथा दक्षिणी कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाया जाना था। इस संयंत्र का भार अब टाटा को सौंप दिया गया। इसकी उत्पादन क्षमता 2.6 मिलियन टन है। देखिए डोल्बी इस्पात संयंत्र, देखिए आपको डोल्बी स्टील प्लांट आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक नया इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डोरबी में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र इस्पात उत्पादन के अति आधुनिक श्रेयस है। यह 1 किलोमीटर मोटी चादर के उत्पादन में सक्षम है। सकल उत्पादन क्षमता 3 मीटर टन है। अब कलिंग नगर देखिए आप ओडिशा के जयपुर जिले में कलिंगा नगर एक आधुनिक नगर है। इस नगर में टाटा जिंदल मैंथान ग्रुप दीनबंधु केजी इस्पात पोस्को POSCO
POSCO पोस्को आदि कंपनियों लो इस्पात अन्य प्रकार कारखाने स्थापित किए हैं। यह टाटा का इस्पात संयंत्र इस परियोजना का पहला चरण 2005 में पूरा कर लिया गया था। अब देखिए पोस्को इस्पात पारादीप, देखिए पोस्को स्टील प्लांट पारादीप, देखिए दक्षिण कोरिया की पोहांग इस्पात कंपनी ने पारादीप में लो एवं इस्पात संयंत्र स्थापित करने के ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस संयंत्र की शुरुआत संवत 2016 में आपको इस संयंत्र की शुरुआत 2016 में हो गई थी। यह भारत में क्या एक बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था। संयंत्र का काम पूरा होने लो एवं इस्पात के उत्पादन के लिए इस संयंत्र को 600 मिलियन टन लो एवं 600 मिलियन टन लो एक्स की आवश्यकता होगी। फिर देखिए लघु इस्पात संयंत्र के मिनी स्टील प्लांट देखिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त देश में 230 से अधिक लघु इस्पात संयंत्र है, जिनकी क्षमता को 10,000 टन से लेकर 5 लाख टन के बीच है। यह इस लघु इस्पात संयंत्रों के विकसित होने के मुख्य कारक निम्नलिखित पड़ा। लोह इस्पात की बढ़ती मांग, दूसरा उत्पादन पर कम खर्च, तीसरा इस्पात का नियंत्रित मूल्य, चौथा रद्दी लोहा स्क्रैप कम मूल्य पर आसानी से उपलब्ध है। पाँचवां कि निजी पूंजी निवेश, छठा के लघु संवर्ता अवधि 1980 से 2006 के बीच भारत में इस्पात उत्पादन में कुचित 11.8 दर्शाया गया। तालिका 11.5 में देखा जा सकता है कि 1950 से 51 में तैयार इस्पात फिनिशर स्टील का उत्पादन लगभग 1 मिलियन टन था, जो 2005-06 में बढ़कर 52.50 मिलियन टन हो गया। देखिए भारत में स्टील और आयरन का स्तर आपको देखिए मीटर टन में। देखिए राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 देखिए इस नीति का उद्देश्य घरेलू इस्पात उपभोग, इस नीति का उद्देश्य आपको घरेलू इस्पात उपभोग में वृद्धि और भारतीय इस्पात उद्योग की प्रौद्योगिकी का विकास, इस्पात उद्योग में ग्लोबीय प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन है। देखिए इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित है। आपको निम्नलिखित है। इस नीति का उद्देश्य निजी इस्पात उत्पादकों को सहयोग प्रदान करना, MSME इस्पात उत्पादक। फिर देखिए दूसरा आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए इस्पात उत्पादक शक्ति के विकास को प्रोत्साहन देती है। तीसरा देखिए विदेशी निवेश को क्यों सुविधाएं प्रदान करता है और घरेलू इस्पात मांग में वृद्धि करता है। देखिए तीसरा क्या, यह विदेशी निवेश को सुविधाएं प्रदान करता है और घरेलू इस्पात मांग में वृद्धि करता है। चौथा क्या है कि यह नीति मूल्य फलसाधक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। इसका यह भी उद्देश्य है कि लो एक्स को कोयला प्राकृतिक गैस की बराबरी के मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसका लक्ष्य है कि उत्पादन 255 मेट्रिक टन हो और रोबुस्ट फिनिशड इस्पात की प्रति व्यक्ति उपभोग 2030-31 में 158 किलोग्राम हो। देखिए लो एवं इस्पात देखिए आपको लो एवं इस्पात उद्योग की समस्या देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर। देखिए लो एवं इस्पात उद्योग की समस्या देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर क्या कि भारत में लो एवं इस्पात उद्योग निम्नलिखित समस्या का सामना कर रहा है। देखिए भारी निवेश, हैवी इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पर। लो एवं इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इस संयंत्र के सर्गभिता अवधि भी अधिक होती है। देखिए पुरानी मशीनरी देखिए आपको ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखिए दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित लो इस्पात संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन संयंत्रों में मशीनरी अत्यंत पुरानी है। इसके अतिरिक्त आपको कोकिंग कोल की बढ़ती मूल्य के कारण इस उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देखिए तीसरा देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संयंत्रों का कुप्रबंधन, इनफिशिएंट पब्लिक सेक्टर देखिए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के लो एवं इस्पात संयंत्र कुप्रबंधन कारण घाटे में चल रहे पड़ा। चौथा आपको नियंत्रित मूल्य देखिए कंट्रोल्ड प्राइसेस देखिए यहाँ पर क्या सरकार द्वारा लो एवं इस्पात का मूल्य निर्धारण किया मूल्य देखिए सरकार द्वारा लो एवं इस्पात का मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिसके कारण उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। पाँचवा देखिए क्या कि देखिए लघु इस्पात संयंत्रों का घाटे में चलना देखिए सिकनेस ऑफ मिनी स्टील प्लांट्स देखिए क्या अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति कारण अथवा कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण कई लो एवं इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं। देखिए कोकिंग कोल की कमी देखिए शॉर्टेज ऑफ कोकिंग कोल देखिए यहाँ पर भारत का कोकिंग कोल भंडार मुख्य रूप से आपको छड़िया था रानीगंज जो कोयला खानों तक सीमित है। कोयले की ये खाने आपको अत्यंत गाढ़ी हो गई है, कोयले का मूल्य अधिक हो गया है। फलस्वरूप लो एवं इस्पात संयंत्र में ऊर्जा के निवेश का मूल्य बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑस्ट्रिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इस उद्योग की समस्याएं और भी बढ़ गई है। एल्यूमिनियम उद्योग देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देखिए एल्यूमिनियम देश का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धातु कर्मी उद्योग है। देखिए यह देश के समग्र औद्योगिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। एल्यूमिनियम की प्रतिस्पर्धा इलास्टिसिटी विद्युत तथा उष्मा का अच्छा चालक
होने कारण तथा मनचाहे आकार में ढालने के कारण यह एक अत्यंत उपयोगी धातु है। यह एक अत्यंत उपयोगी धातु है। देखिए आपको एल्युमिनियम, देखिए इसका उपयोग आप विद्युत उत्पादन तथा वितरण में, हवाई जहाज बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग। आपको एल्युमिनियम देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। यह देश के देखिए यह देश के समग्र औद्योगिक विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। एल्युमिनियम की प्रत्यस्था इलास्टिसिटी, विद्युत तथा उष्मा का अच्छा चालक होने कारण तथा मनचाहे आकार में ढालने के कारण यह एक अत्यंत उपयोगी धातु है। देखिए इसका उपयोग विद्युत उत्पादन तथा वितरण में, हवाई जहाज बनाने में, रक्षा को देखिए रक्षा के उपकरण बनाने, बर्तन बनाने के लिए, देखिए पैकिंग के तथा सिक्के बनाने के लिए क्या आता है। यह इस्पात, देखिए यहाँ पे यह इस्पात जस्ता तांबा शीशा इत्यादि का एक सस्ता विकल्प तथा बड़ी संख्या में उद्योगों में इसका उपयोग होता है। बड़ी संख्या में उद्योगों में इसका उपयोग होता है। एल्युमिनियम उद्योग का स्थान, देखिए एल्युमिनियम उद्योग का स्थान निर्धारण के कार्य, देखिए लोकेशनल फैक्टर से हम देखिए बॉक्साइट कच्चा, देखिए बॉक्साइट कच्चा माल को उपलब्ध तथा विद्युत एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए मूल रूप से आवश्यक है। एक टन एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम उत्पादन के खर्च का 30 से 40% मात्र विद्युत पर ही होता है। इसके उत्पादन में प्राय जल विद्युत का उपयोग किया जाता है, जो तुलनात्मक रूप से सस्ती एवं स्वच्छ मानी जाती है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु। एल्युमिनियम, देखिए क्या एल्युमिनियम उद्योग का विकास, यहाँ देखिए क्या जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब 1938 में एलुपुरम अलवाय में आपको एल्युमिनियम कंपनी द्वारा एक संयंत्र की स्थापना की गई। इसे 1944 में एक सार्वजनिक क्षेत्र से कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए स्वतंत्रता के समय भारत में एल्युमिनियम के 2 संयंत्र थे, जिनकी कुल क्षमता 4,000 टन इग्नूट थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो नए संयंत्रों हीराकुद तथा रेणुकूट की स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1967 में एक संयंत्र की स्थापना मैटूर में की गई। वर्तमान में देश में 7 मुख्य एल्युमिनियम संयंत्र है। इन संयंत्रों को चित्र 11.10 में दिखाया गया है। इस एल्युमिनियम संयंत्रों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। देखिए आपको मुख्य एल्युमिनियम उद्योग संयंत्र, इम्पोर्टेंट एल्युमिनियम प्लांट्स, देखिए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड INDAL इंडिया हीराकुंड। इस कंपनी का उत्पादन 1938 में शुरू हुआ। आरंभ यह एक निजी कंपनी था, जो 1944 में सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी बन गई। फिर आपको इंडिया एल्युमिनियम इंडस्ट्री का फिगर दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या देखिए आपको एल्युमिनियम उत्पादों के उत्पादन के लिए एक एकीकृत संयंत्र, यह एक एकीकृत संयंत्र है। फिर देखिए आपको जिसकी इकाई विभिन्न स्थानों पर स्थित है। देखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम अयस्क के निष्कर्षण का संयंत्र मुरी झारखंड में बॉक्साइट खान के निकट मिला है। निकट स्थित इसके 3 प्रकरण इकाई एलुपुरम अलवाय के हीराकुंड उड़ीसा तथा बेलगाम कर्नाटक स्थित है। बेलूर पश्चिम बंगाल स्थित रोरिंग मिल एल्युमिनियम चादर छड़ी एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम पेस्ट विद्युत संचालकों तथा घरेलू बर्तनों का उत्पादन करते थे। यह संयंत्र लोहारडागा के निकट देखिए यहाँ पर निकट बागडू पहाड़ी में बागडू पहाड़ी से बॉक्साइट, दामोदर घाटी से कोयला तथा हीराकुंड जल विद्युत प्राप्त करता है। इस संयंत्र की प्रतिस्थापित क्षमता 1 लाख टन एल्युमिनियम सिलिया इनगोट्स है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या कि एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया JK नगर आसनसोल के निकट देखिए इस संयंत्र उत्पादन 1942 में आरंभ हुआ। यह संयंत्र आपको बॉक्साइट रांची झारखंड तथा उचेरा मध्य प्रदेश से प्राप्त करते हैं। यह संयंत्र कोयला खान, तापिया संयंत्र, एल्युमिना संयंत्र, रोडिंग संयंत्र, बर्तन बनाने की इकाई है। इस संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष 90,000 टन एल्युमिनियम उत्पादन करने की है। देखिए हिंदुस्तान, दूसरा देखो क्या हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, देखिए आपको HINDALCO रेणुकूट देखिए। इस संयंत्र की स्थापना को रेणुकूट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 160 किलोमीटर दक्षिण में 1958 में हुई। यह बॉक्साइट लोहारडागा झारखंड तथा मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस संयंत्र की प्रतिस्थापित क्षमता को 1.26 लाख टन प्रति वर्ष है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड MALCO मालको, देखिए मालको
देखिए यहाँ पर क्या कि मद्रास आपके यहाँ पर देखिए मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्को देखिए मेट्रो में है। तो इस कंपनी अपना संयंत्र इस कंपनी ने अपना संयंत्र आपको मेट्रो स्लेम के निकट 1965 स्थापित किया। इस संयंत्र को बॉक्साइट शिवराय पाहिता विद्युत मेट्रो जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होता है। इसकी प्रतिस्थापित क्षमता 25,000 टन है। देखिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को देखिए यहाँ पर यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसे जिसे अपना संयंत्र कोरबा बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में 1965 में स्थापित किया। देखिए यह बॉक्सर अमरकंटक मध्य प्रदेश के शहडोल जिले स्थित विद्युत कोरबा तापीय बिजली संयंत्र से प्राप्त करता है। देखिए इस संयंत्र की प्रतिस्थापित क्षमता 2 टन है। सरकार ने वर्ष 2001 में इस कंपनी में निवेश कर अपने शेयरों को एक निजी कंपनी स्टारलाइट इंडस्ट्रीज को बेच दिया। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALC को कोरापुट ओडिशा कोरापुट में स्थित यह देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र है जिसकी स्थापना 1981 में की गई। यह संयंत्र आपको बॉक्सर पंचपटरी कोरापुट जिला से प्राप्त करता है। देखिए इसकी प्रतिस्थापित क्षमता 1.6 मिलियन टन प्रति वर्ष की है। देखिए एलुमिना प्रसंस्करणशाला रिफाइनरी है अंगुल में प्रकरण केंद्र यहाँ विद्युत अंगुल विद्युत परियोजना से प्राप्त की जाती है। इस एल्यूमिनियम संयंत्र के उत्पादों का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। केंद्र सरकार ने 45% नार्को के शेयरों का विनिवेश किया है। तालिका 11.6 में यह देखा जा सकता है कि तो भारत एल्यूमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन अभी भी देश इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। देखिए भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन की दर आपको यहाँ पर टन में दिया गया है। फिर एक व्यापार के यहाँ पर कुछ अच्छे प्रकार के एल्यूमिनियम को छोड़कर जिसे विदेश से आयात किया जाता है। भारत एल्यूमिनियम के मामले में लगभग आत्मनिर्भर एक अच्छी किस्म के एल्यूमिनियम की मांग बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप भारत एल्यूमिनियम था इसके उत्तम उत्पाद विकसित देशों से आयात कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम्स के एल्यूमिनियम उद्योग की सबसे बड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। भारत के पास सबसे उत्तम प्रकार के बॉक्साइट के भंडार है, परंतु उत्पाद का ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जैसा नहीं है। सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध न होना, हड़ताल तथा मजदूरों का असंतोष अन्य समस्याएं हैं जिनका सामना ये उद्योग कर रहे हैं। अब एक ऑटोमोबाइल उद्योग जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। देखिए भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का तीव्र गति से विकास हो रहा है। भारत में प्रति वर्ष 1.2 करोड़ वाहनों का उत्पादन होता है जिसमें 2 पहिए वाहन भी शामिल। देखिए भारत से प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2050 में से भारत की सड़कों पर 60 करोड़ कारें होगी। देखिए भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग आज़ादी के बाद एक संतुलित विकास हुआ है। देखिए भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग आज़ादी के बाद एक संतुलित विकास हुआ है। 1947 में कुर्ला मुंबई में आपको प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड की स्थापना की गई। 1947 में हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड उत्तरपाड़ा कोलकाता के निकट की स्थापना की गई। लगभग 50 वर्ष की अवधि से ऑटोमोबाइल उद्योग का भारत में विकास सराहनीय रहा है। वर्तमान समय में देश में पैसेंजर कारों के 17 वाणिज्यिक वाहनों के 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहनों के 16 तथा 14 ट्रैक्टर तथा 5 इंजन निर्माता कार्यरत। देखिए नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग पर लाइसेंस जुलाई 1991 से हटा लिया गया है। पैसेंजर कार पर लाइसेंस 1997 में हटा लिया गया। इस समय इस उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। इस उद्योग में 1.25 करोड़ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए। राष्ट्रीय आय में इस उद्योग की भागीदारी 5% है। ऑटोमोबाइल उद्योग को मुख्य रूप से आपको लो एवं इस्पात उत्पादन के अंदर बाजार या बंदरगाह के निकट स्थापित किया जाता है। कुछ ऑटोमोबाइल उद्योग देश के अविकसित क्षेत्रों में भी स्थापित किए गए हैं। मुख्य ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्र चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, जबलपुर, जमशेदपुर, कोलकाता, सूरजपुर, नोएडा उत्तर प्रदेश तथा मुंबई। मोटरसाइकिल फरीदाबाद तथा मैसूर में भी बनाए जाते हैं। स्कूटर अकुंदी पुणे के निकट, लखनऊ उधव अहमदाबाद के निकट, पनकी कानपुर के निकट, सतारा महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए देश के कुल गाड़ी कॉमर्शियल व्हीकल्स में 70% को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को द्वारा बनाया गया है। इसके 4 संयंत्र आपको हैदराबाद, पीथमपुर मध्य प्रदेश, रूपनगर पंजाब, सूरजपुर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए प्रीमियर ऑटोमोबाइल महिंद्रा मुंबई में, अशोक लीलैंड लिमिटेड था स्टैंडर्ड मोटर चेन्नई में, कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड था, पुणे में बजाज और टेम्पो लिमिटेड स्थित है। इनके अतिरिक्त
आपको शक्तिमान ट्रक का निर्माण रक्षा मंत्रालय की देखरेख में होता है तथा निसान जीप जबलपुर में जापान की निसान कंपनी के सहयोग से बनाई जाती है। फिर देखिए पैसेंजर का या यात्री का देखिए इन वाहनों की मांग पिछले 2 दशकों में बढ़ गए। इन वाहनों का उत्पादन कई कंपनियों कर लिए, जिनमें प्रमुख आपको पता है कि मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, हिंदुस्तान मोटर चनिता कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई, स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट चेन्नई, हुंडई मोटर्स इंडिया सूरजपुर नोएडा उत्तर प्रदेश, डेबू मोटर इंडिया लिमिटेड पुणे के नज़दीक, होंडा सिटी उत्तर प्रदेश से, फोर्ड एस्कॉर्ट महिंद्रा तथा फोर्ड के सहयोग से, मर्सिडीज देखिए मर्सिडीज बेंज जर्मनी ट्रकों के साथ महंगे महंगे ईस्वी 220 से 250 डी बना रहे हैं। एक्स प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स फिएट इंडिया ऑटो लिमिटेड के साथ मिलकर फिएट उनो का निर्माण करती है। देखिए जीप भारत में जीप महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा बनाई जाती है। देखिए इस कंपनी की क्षमता को 15,000 जीप प्रति वर्ष उत्पादन करने की है। देखिए दुपहिया तथा तिपहिया वाहन 2 एंड 3 व्हीलर्स, देखिए दुपहिया वाहनों को मोपेड स्कूटर मोटरसाइकिल शामिल है। देखिए मोपेड मुख्य रूप से TVS सुजुकी द्वारा आपको स्कूटर, बजाज ऑटो LSL द्वारा तथा मोटरसाइकिल हीरो होंडा कावासाकी बजाज एनफील्ड द्वारा बनाया जाता है। दो पहिया वाहन बनाने के कारखाने मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, कानपुर, अलवर, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ तथा 17 चेन्नई तथा मैसूर में आपको है। रक्षा वाहन देखिए डिफेंस व्हीकल्स देखिए आपको रक्षा वाहन जबलपुर स्थित फैक्ट्री में जापान की निसान कॉर्पोरेशन के कंपनी के सहयोग से बनाया जाता है। देखिए शक्तिमान ट्रकों का निर्माण जर्मनी की मैन कंपनी की अनुमति लाइसेंस से होता है। देखिए 2018 का वित्त वर्ष मोटर गाड़ी उद्योग के लिए घटनापूर्ण वर्ष था। इसके निम्नलिखित मुख्य लक्षण अपराध के 2016 में आपको विमुद्रीकरण घोषित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने BS3 वाहनों को 1 अप्रैल 2013 से रोक लगा दी थी। 1/2018 से गुड्स एंड सर्विसेज का GST लागू हुआ। राष्ट्रीय हित ट्रिब्यूनल NGT ने सितंबर 2018 में 18 डीजल कारों को बंद कर दिया। सितंबर 2017 से में शेष में वृद्धि हुई। देखिए आप ऑटोमोबाइल उद्योग को वर्ष 1991 में लाइसेंस रहित कर दिया गया। देखिए वर्तमान इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्राप्त है। भारत ऑटोमोबाइल उद्योग को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। 2005 में भारत ने 8,06,494 वाहनों का निर्यात किया। भारत के द्वारा पैसेंजर कार दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, पूर्वी यूरोप के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन को निर्यात किए जाते हैं। और देखिए आपको रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री की बात देखिए, रसायन उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। वस्त्र इस्पात एवं वस्त्र इस्पात एवं इंजीनियरिंग के बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। देश की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न उद्योगों यथा इस्पात वस्त्र पेपर कृत्रिम धागे, सिंथेटिक फाइबर, रबर, प्लास्टिक, पेंट्स, साबुन, डिटर्जेंट, उर्वरक, औषधि, कीटनाशक एवं रंजक आदि को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। फिर देखो रसायन, देखिए यहाँ पर रसायन 2 प्रकार होते हैं, भारी रसायन तथा दूसरा कोमल रसायन, फाइन केमिकल, सोडा एस, कास्टिक सोडा एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। भारी रसायन डाई स्टफ, औषधि एवं फोटोग्राफी रसायन। रसायनों की विभिन्न किस्मों को विश्लेषण एवं अनुसंधान कार्य में उपयोग किया जाता है। बल्कि भारतीय रसायन उद्योग के इतिहास को 1901 में दिखाया जा सकता है, जब कोलकाता के समीप औषधि निर्माण कारखाने का स्थापना की गई। तब से यह उद्योग लगातार विकास कर रहा है। स्वतंत्रता के उपरांत इस उद्योग में तीव्रता से परिवर्तन एवं विकास हुआ। अधिक प्रमुख रसायन उद्योगों में शामिल पदार्थ क्या आपको सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा आपको नाइट्रिक अम्ल, तीसरा आपको सोडा एस, चौथा आपको क्लोरीन है, पांचवा को कैल्शियम कार्बाइड है, छठा को पेट्रो रसायन है, सातवां को उर्वरक रसायन है, आठवां को औषधियाँ है, नौवां को पेपर एंड पल्प है, दसवां को कीटनाशक है, 11वां को डाई स्टफ है, 12वां को पेंट एंड वार्निश है, 13वां आपको क्या चमड़ा उद्योग है और 14वां आपको कांच उद्योग है। कुछ प्रमुख रसायन उद्योगों को वर्णन इस प्रकार है। आपको देखिए उर्वरक उद्योग जिसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बोलते हैं, वो देखिए आपको यहाँ पर। देखिए आप उर्वरक उद्योग इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बोलते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के उर्वरक उद्योग ने काफ़ी प्रगति की है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया। देश के उर्वरक उद्योग के 5 दशकों के योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप भारत की गिनती उर्वरकों को उत्पादन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण देशों में होने लगी है। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2010-11 में भारत सकल यूरिया उत्पादन 199 लाख टन था, जबकि इसका प्रति हेक्टेयर उपभोग आपको 164 किलोग्राम था।
देखिए उर्वरक उद्योग में आपको चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चात भारत का तीसरा स्थान है। देखिए उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में सरकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में बिहार झारखंड में सिंदरी में की गई थी। इसके बाद पंजाब के नागल में एक और कारखाना स्थापित किया गया। देश में इस समय आपको 57 बड़ी उर्वरक इकाइयाँ, जिनमें नाइट्रोजन एवं मिश्रित उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन हो रहा है। इनमें 29 इकाइयाँ यूरिया का उत्पादन करती है, जबकि 9 इकाइयों से आपको सौ उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आपको 68 लघु और मध्यम इकाइयाँ सिंगल सुपर फॉस्फेट उत्पादन कर रही है। देखिए आप उर्वरक उद्योग के लिए आपको नेप्था रॉक, फिर आपको आगे हम देखिए उर्वरक उद्योग के लिए नेप्था रॉक फास्फेट सल्फर जिप्सम प्रगारक गैस मूलभूत कच्चा पदार्थ है। यदि गैस उपलब्ध नहीं हो तो यह संयंत्र कोक की मदद से कोक ओवन गैस की मदद से चलाया जा सकता है। भारत में उपकरण आधारित उर्वरक संयंत्र भिलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, जमशेदपुर तथा सिंधी झारखंड तथा राउरकेला में तलचर ओडिशा में है। देखिए नेवली लिग्नाइट पर नेवली लिग्नाइट आधारित है, जबकि हजीरा गुजरात थार महाराष्ट्र मुंबई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करती है। अधिकतर उर्वरक संयंत्र पेट्रोलियम साफ करने कारखाने रिफाइनरी के निकट स्थित है। सागर के निकट संयंत्र आयातित कच्चे माल का इस्तेमाल करते। कुछ उर्वरक का संयंत्र उपभोक्ता केंद्रों के निकट स्थित है। सबसे अधिक उर्वरक का संयंत्र गुजरात तथा तमिलनाडु राज्य में आपको है। यहाँ पर इंडिया इंडस्ट्री का आपको मैप दिया गया। फिर आपको आगे देखिए भारत उर्वरक इकाइयाँ देखिए फर्टिलाइजर यूनिट्स ऑफ इंडिया देखिए वर्तमान में आपको भारत में 70 उर्वरक उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित है। पड़ा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCI। देखिए FCI का स्थापना 1961 में सिंधी झारखंड तथा नागल पंजाब फर्टिलाइजर संयंत्रों के प्रबंधन के लिए की गई। FCI के अंतर्गत चार इकाइयाँ हैं। देखिए सिंधी झारखंड, गोरखपुर यूपी, तलचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, गोरखपुर तथा सिंधी संयंत्र अब बंद कर दिए गए हैं। देखिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL NFL की स्थापना 1974 में की गई। इसकी इकाइयाँ आपको भटिंडा, नांगल, पानीपत, विजयपुर में है। यह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HFC देखिए इसकी 1978 में की गई। इसकी पाँच इकाइयाँ, एक बरौनी बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में तथा 3 नामरूप असम में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCI देखिए ट्राम्बे आपको 5 उर्वरक संयंत्रों का संचालन कर रही है। ये संयंत्र आपको अक्टूबर 1965 से लेकर जुलाई 1982 की अवधि के दौरान स्थापित किए गए। देखिए थार महाराष्ट्र स्थित इसके विरुद्ध गैस आधारित उर्वरक संयंत्र ने 1985 में व्यावसायिक तौर पर उत्पादन शुरू किया। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापित क्षमता 10.57 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 1.20 लाख मीट्रिक टन फास्फेट के वार्षिक उत्पादन की है। देखिए फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड FACT इसकी 3 इकाइयाँ हैं, 2 कोच्चि में तथा 1 उद्योग मंडल में। यह कंपनी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का उत्पादन भी करती है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इसके 1966 में नेशनल ऑयल कंपनी के सहयोग से की गई। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड PEPL देखिए आप इसके स्थापना 1981 में की गई। इसके पहले संयंत्र की शुरुआत 1986 में की गई था। परियोजना का दूसरा चरण 1992 में पूरा कर लिया गया, जिससे फॉस्फोरिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन शुरू हुआ। देखिए भारत के प्रमुख उर्वरक उत्पादक उद्योग देखिए उपक्रम है, फिर स्थापना वर्ष है, फिर आपको अवस्थिति, फिर रिमार्क। देखिए यहाँ पर क्या फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL 1967 में स्थापित हुआ था, जो आपको सिंधी और नागाल पंजाब में स्थित है। इसकी 4 इकाइयाँ सिंधी झारखंड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तलचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। फिर राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड 1974 में भटिंडा, नागर, पानीपत, विजयपुर में, जो कि आपको विशेषीकृत कैल्शियम और अमोनियम नाइट्रेट है। और 1978 में आपको फर्टिलाइजर
हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड HFCL 5 कार्यकारी इकाइयों बरौनी बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, नामरूप असम में 3 इकाइयाँ। फिर देखो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL 1978 में स्थापित, ट्रॉम्बे में 4 इकाइयाँ, थार में 1 इकाइयाँ, महाराष्ट्र में। फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर, कोच्चि में 2 इकाइयाँ, उद्योग मंडलम में 1 इकाई है। फिर मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड 1996 में स्थापित हुआ, जिसमें क्या राष्ट्रीय ईरानियन ऑयल कंपनी के सहकार्यता में स्थापित है। पारादीप फास्फेट लिमिटेड PPL 1981, इसमें क्या प्रथम कारखाना 1986 में स्थापित हुआ और दूसरा भाग 1992 में पूरा हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पर है उर्वरक उत्पादन मिलियन टन आपको दिया गया। देखिए चित्र पर पता देखा जा सकता है कि भारतीय उर्वरक कंपनियों ने 2012-13 में 32.4 मीट्रिक टन उर्वरक स्थापित किए। ये देखिए कुल उपलब्धता मांग से कम थी, जिसे आयात से पूरा किया था। वित्त वर्ष 2011-12 से 2012-13 में यूरिया के उत्पादन को बढ़कर 20 मीट्रिक टन से 22.6 मीट्रिक टन हो गया। तो देखिए सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर, देखिए सहकारी क्षेत्र में कई उर्वरक संयंत्र जिसको इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड सबसे महत्वपूर्ण। हाँ देखिए इफको की 6 उत्पादन इकाइयाँ, इनमें से दो आपको आंवला बरेली 1 करोड़ था, कांडला गुजरात में तथा दो आपको फूलपुर इलाहाबाद में है। क्रीम को गुजरात का हजीरा में गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र है। भारत रासायनिक उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। देश की लगभग 50% आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। देश में उर्वरकों की खपत उत्पादन आयात को तालिका 11.8 में दिखाया गया है। फिर देखिए आपको क्या है कि आंवला नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही है। देखिए आप आंवला है, देखिए आपको आंवला देखिए AONLA बरेली जिले में स्थित आंवला रासायनिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना इफको द्वारा की गई। इस संयंत्र की शुरुआत 1974 में आपको हुई। शुरुआत हजीरा, देखिए यहाँ पर क्या हजीरा, देखिए गुजरात राज्य में स्थित हजीरा एक आधुनिक रासायनिक उर्वरक संयंत्र है। इस संयंत्र उपकरण प्राकृतिक गैस के द्वारा किया जाता है, जो बॉम्बे हाई से प्राप्त किया जाता है। फिर देखिए करोल, देखिए गुजरात में स्थित करोल देश का एक महत्वपूर्ण पेट्रो रासायनिक संकुल है। देखिए रिफाइनरी होने के अतिरिक्त यह नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के उर्वरकों का उत्पादन करता है। यह संयंत्र आपको प्राकृतिक गैस खंभात की खाई से प्राप्त करता है। देखिए सिंदरी, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित किया गया था। यहाँ रासायनिक उर्वरक कोकिंग कोल की मदद से बनाया जाता है। घाटे में चली इस संयंत्र को अब बंद कर दिया गया। फिर कागज उद्योग, जिसको हम पेपर इंडस्ट्री बोलते हैं। कागज सूचना के संरक्षण तथा देखिए कागज सूचना के संरक्षण में तथा विचारों एवं धारणाओं के प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में आपको देश के समाज आर्थिक विकास में कागज के उद्योग की एक अहम भूमिका है। इस उद्योग का सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व अधिक है। प्रति व्यक्ति कागज उपभोग को आधुनिकीकरण एवं विकास का एक मानक माना जाता है। यह उद्योग भारत में एक कुटीर उद्योग के रूप में मध्यकाल में शुरुआत हुआ। परंतु भारत में सबसे बड़ी कागज मिल 1832 में पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में स्थापित की गई। यह मिल आपको सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाई। इसके पश्चात आपको कागज मिल बालीगंज कोलकाता 1867 में, लखनऊ 1879 में, टीटागढ़ 1881 में, आपको पुणे 1887 में, रानीगंज 1891 में स्थापित किए गए। वर्तमान में देश में आपको 700 से अधिक लुगदी और कागज मिल हैं, जिनमें आपको 17 लाख टन कागज और गत्ते पेपर बोर्ड 7.7 लाख टन आबादी अखबार 7.7 लाख टन अखबारी कागज का निर्माण होता है। जबकि इस उद्योग की कागज और गत्ते पेपर बोर्ड बनाने की क्षमता 75 लाख टन और अखबारी कागज बनाने की क्षमता 13 लाख टन है। सन 2018 में कागज और गत्ते पेपर बोर्ड तथा अखबारी कागज की मांग बढ़कर 100 लाख टन हो जाने की संभावना है। प्रति व्यक्ति कागज की खपत को किसी देश के आधुनिकीकरण का मानदंड माना जाता है। इस दृष्टि से भारत की प्रति व्यक्ति कागज की खपत अभी भी 5.5 किलोग्राम, जो 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति को विश्व औसत से काफ़ी कम है। देखिए कागज उद्योग को वर्ष 1977 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। अभी इसमें 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति है। यह देश से 3 लाख प्रत्यक्ष और 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करता है। अखबारी कागज उद्योग अत्यंत खंडित है। देखिए अखबारी कागज उद्योग अत्यंत खंडित है और विभिन्न इकाइयों की प्रतिस्थापित क्षमता 10 टन से 800 टन प्रतिदिन की है। देखिए भारतीय कागज उद्योग को मोटे तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले बड़ी एकीकृत मिल जो बांस और लकड़ी का इस्तेमाल करती है। दूसरा देखिए मध्यम मिल जो कृषि अवशेष और पुनर्चक्रित फाइबर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करती है। तीसरा देखिए छोटी मिलें जो बेकार कागज़ और पुनर्चक्रित फाइबर का इस्तेमाल करती है। तीनों इकाइयाँ कागज़ बोर्ड और अखबारी कागज़ के उत्पादन में देश के समान सहयोग करती है। इस उद्योग का कारोबार करीब आपको 16,000 करोड़ रुपए का और राष्ट्रीय कोष में इसका सहयोग 2500 करोड़ रुपए का आपका। कागज़ उद्योग कच्चे माल पर आधारित एक उद्योग है। कागज़ उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल हल्की लकड़ी और बाँस, घास, खोई, चिथड़ा तथा बेकार कागज़ है। भारत में कागज़ उद्योग सबसे अधिक बाँस के रूप में कच्चे माल का उपयोग करते हुए कागज़ उद्योग को रसायन जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम फास्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना तथा जल की भी आवश्यकता होती है। देखिए बाँस आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी भारत, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में से प्राप्त किया जाता है। देखिए वितरण देखिए आपको भारत के विभिन्न राज्यों में कागज़ उद्योग के वितरण को चित्र 11 पर दिखाया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश में तेलंगाना देखिए आपको इन राज्यों में देश के कुल कागज़ उत्पादन में 18% योगदान करता है। देखिए इस राज्य में 18 कागज़ मिले हैं। देखिए 18 कागज़ मिले देखिए आपको फिर इसमें देखिए आपको भद्राचलम बोधन, खम्बाम, कुरनूल, राजा मुंद्री, सिरमौर तथा तिरुपति कागज़ मिल इस राज्य के कुछ प्रमुख कागज़ मिले हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए सौराष्ट्र की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए महाराष्ट्र के यहाँ देखिए इस राज्य में आपको 35 कागज़ मिले जो देश के कुल कागज़ उत्पादन में 14% योगदान करती है। ये कागज़ उद्योग आपको बरारपुर, बरासा, पिंच देखिए यहाँ पर क्या हाँ देखिए चिंचवाद, पुणे, गोरेगांव, जलगांव, कल्याण, कामठी देखिए खंडाला, खोपेली देखिए यहाँ पर क्या कि वरावरनगर, सांगीता, बिखलोरी में स्थित है। देखिए सांगीता बरारपुर जो न्यूज प्रिंट अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल देश के कुल कागज़ उत्पादन में आपको 11% योगदान करता है। देखिए इस राज्य में देखिए यहाँ पर इस राज्य में मुख्य कागज़ मिले आपको क्या मुख्य राज्य में कागज़ मिले आपको आलम बाजार आपको वनसेवरिया फिर उसके बाद क्या घाट बारानगर एक मिनट बारानगर, चंद्राहाटी, दमदम, गंगानगर, हावड़ा, काकीनाडा, कोलकाता, नाईहाटी, रानीगंज, टीटागढ़ तथा त्रिवेणी में स्थित है। ओडिशा देखिए यहाँ पे यह ओडिशा राज्य देश के कुल कागज़ उत्पादन 8% योगदान करता है। ओडिशा में 6 कागज़ के मिले हैं जिनमें ब्रजनगर, चौधवाल तथा रायगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है। कि आपको कर्नाटक की बात यहाँ पर की गई है। ये कर्नाटक देखिए क्या कर्नाटक देश के कुल कागज़ में उत्पादन में आपको 7% योगदान देता है। इस राज्य में मुख्य कागज़ मिले आपको बंगलुरु, भद्रावती देखिए यहाँ पर क्या कि भद्रावती, बेलागुला आपको डंडेरी, मांड्या, नंजनगुंडा तथा रामानगरम में है। देखिए गुजरात का योगदान देश के कुल कागज़ उत्पादन 7% है। देखिए यहाँ कागज़ की मिले बाड़ेजादी, बावरा, गोंडा, खड़की, सोनागढ़, उतवाड़ा, वलसाड तथा वापी में है। मध्य प्रदेश में 12 कागज़ की मिलें जो अमलाई को शहडोल देखिए आपके अमलाई, शहडोल, भोपाल, धेमका, इंदौर, नेपालनगर, रतलाम तथा विदिशा। रतलाम देखिए यहाँ पर क्या रतलाम तथा विदिशा में स्थित है। बाँस देखिए यहाँ क्या कि बाँसराई लकड़ी, यूकलिप्टस और सवाई घास कागज़ मैदान में उपयोग की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री है। देखिए तमिलनाडु देखिए यहाँ पर यह देखिए इस राज्य के मुख्य कागज़ एवं चीन मिल चेन्नई देखिए चरना महादेवी, पन्नीपल्लम, ताम्रबरम, सलेम उदाम लपेट में स्थित है। तमिलनाडु में कुल 16 कागज़ मिल है। मुख्य कागज़ मार्ग बाँस है। उत्तर प्रदेश से हम देखिए तमिलनाडु राज्य के मुख्य कागज़ मिल चेन्नई, चरण महादेवी, पल्लीपल्लम, ताम्बरम, सलेम उदाम प्लेट में स्थित है। तमिलनाडु में कुल 16 कागज़ मिले मुख्य कच्चा माल बाँस है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए हम उत्तर प्रदेश में 27 कागज़ की मिले जो देश के कुल उत्पादन में 5% से योगदान करती है। मुख्य कागज़ की मिले बदायूं, लखनऊ, मेरठ
मैनपुरी, मोदी नगर, नैनी, इलाहाबाद, सहारनपुर, लाल कुआं तथा जगाधरी में स्थित है। इन कारखानों द्वारा आपको उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री बांस, सबाई तथा घास, शंकुधारी वृक्ष की लकड़ी, यूकेलिप्टस, गेहूं के बर्न रैग और लद्दी कागज है। फिर बिहार में 6 कागज की मिल है, जो ब्रोनी देखिए क्या है, जो ब्रोनी डालमिया नगर, दुमका, पटना, रामेश्वर नगर तथा समस्तीपुर स्थित है। केरल में कागज की मिले एर्नाकुलम, कोझिकोड, पुनारूर तथा रायपुरम में स्थित। इनके अलावा कुछ कागज मिले कुछ कागज मिले आपको कछार, गुवाहाटी, जोरहाट तथा नोगो असम में तथा मोकोकचुंग नागालैंड में स्थित है। देखिए भारत का घरेलू उत्पादन इस देश की कागज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए भारत बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, रूस, स्वीडन, ब्रिटेन तथा संयुक्त अरब अमेरिका से कागज का आयात भारी मात्रा में करता है। भारत कुछ मात्रा में छपाई कागज के निर्यात दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों को करता है। फिर कागज उद्योग की समस्या प्रॉब्लम्स देखिए, कागज उद्योग की कुछ प्रमुख समस्या इस प्रकार आपको पता देखिए कि आप क्या कि पहला आपको यहाँ पर क्या कच्चे माल की कमी, दूसरा देखिए रसायनों की अपर्याप्त आपूर्ति, तीसरा देखिए बड़े निवेश की बंदी, छठा देखिए क्या हल्ता था तालाबंदी, फिर आपको आगे क्या हल्ता था तालाबंदी के बाद आपको देखिए विदेशी उत्पादकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर विदेशी उत्पादक के साथ कड़ी देखिए अपरिचित एवं पुरानी मशीनरी, आधारित लागतों का निर्धारण, फिर देखिए गुणवत्ता एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे देखिए। फिर आपको आगे हम देखिए क्या औषधि निर्माण उद्योग, देखिए आप औषधि निर्माण उद्योग की बात की गई है, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि भारत औषधि निर्माण उद्योग ने पिछले 4 दशकों में काफ़ी प्रगति की है। भारत का औषधि उत्पादन में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। देखिए औषधि मूल्य में भारत का 14वां स्थान है। भारत इसका जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA समेत विश्व के बहुत से देशों को निर्यात करता है। रसायन और पेट्रोकेमिकल देखिए यहाँ पर क्या कि रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में औषधि निर्माण। देखिए यहाँ क्या औषधि देखिए यहाँ पर रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और रसायन में प्रयोग आपको देखिए आपको 1 मिनट आपको रसायन में प्रयोग आपको देखिए आपको एक इसमें क्या रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण और औषधि निर्माण उद्योग क्षेत्र में 5 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम और 5 संयुक्त क्षेत्र प्रतिस्थापन। इस अतिरिक्त दो पूर्ण स्वामित्व वाली अमेरिकी कंपनी इन संगठनों का परिपक्व देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या इन संगठनों का परिचय नीचे दिया गया है। फिर देखिए औषधि निर्माण फार्मास्यूटिकल केंद्र का देखिए यहाँ पर क्या नाम देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपको यहाँ पर क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड देखिए यहाँ पर क्या IDPFL के यहाँ पर देखिए IDPFL का गठन 1967 में किया गया था। 1967 में आपको किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए आपको कंपनी के 3 निर्माण संयंत्र आपको जो उत्तराखंड में ऋषिकेश, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, हरियाणा में गुड़गांव तथा में स्थित है। IDPL के दो महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर क्या देखिए कंपनी के 3 निर्माण संयंत्र जो उत्तराखंड, ऋषिकेश, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और हरियाणा में गुड़गांव में स्थित है। IPL की 2 संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां देखिए IDPL देखिए तमिलनाडु लिमिटेड, चेन्नई एंड बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक देखिए यहाँ पर क्या ऑर्गेनिक देखिए यहाँ पर क्या जो भी देखिए यहाँ पर क्या कि जो देखिए यहाँ पर क्या जयपुर ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल यूनिवर्सिटी इसमें फिर IDFL और भी कई संस्था देखिए यहाँ पर जो कि इसमें काम कर रहे हैं। तो उसका इसमें आपको क्या कहा वकील साहब ने, जज साहब ने क्या देखिए क्या जज क्या चुना काम देखिए यहाँ पर क्या इसमें आपको हो गया। तो फिर आगे बहुत देखिए इसमें आपको है